हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 48 के बारे में। अगर हम भाग 48 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 47 तक पहले कंप्लीट हो चुके हैं और आप इन जीएस श्रृंखलाओं से आनंद लीजिए और इस जीएस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इस जीएस श्रृंखला के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं और उसको उसको इस तरह से सेट किया जाता है, इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो आपके प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, तो आप लोग इस जीएस श्रृंखला का आनंद लीजिए और अपने जीएस श्रृंखला का नोट्स बनाते रहिए। तो अगर जीएस श्रृंखला के जितने पीछे हुए हैं, मान चलिए 47 में, तो अगर उनमें कोई बात गलत हो जाती है, बोलने में इधर उधर हो जाता है, डाटा गलत हो जाता है, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल जोड़कर वहाँ पर कमेंट करिए तो उसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में एक साथ चलने लगती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 48 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने कब की थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि कब की थी। यहाँ पर आप लोगों के 2-4 प्रश्न तो कैसे ही क्लियर हो गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था और कब किया था, ये भी आप लोगों को पता चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि 4 सन दिए गए, 1352, 1336, 1354 और 1377। तो 1336 ईस्वी में आप देखेंगे कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1336 हो गया। फिर अगर हम 1352 में अगर देखें, ठीक है, तो ये 1352 में हरिहर प्रथम ने, ठीक है, कौन है, हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय के लिए, मदुरा यानी कि मदुरई कहाँ पड़ता है, मदुरई में आपका मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, मदुरा विजय के लिए 2 सेनाएं भेजी। कितनी सेनाएं, 2 सेनाएं भेजी, 2 सेना भेजी। ठीक है, तो पहली सेना जो थी किसके नेतृत्व में गई थी, पहली सेना आपका कुमार सवल के नेतृत्व में, कुमार सवल के नेतृत्व में। ठीक है, और दूसरी सेना किसके थी, कुमार कंपन के नेतृत्व में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कभी प्रश्न पूछता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कुमार कंपन के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये मदुरा विजय में हरिहर प्रथम ने भेजा था। फिर उसके बाद 1377 में अगर हम बात करें, 1354 में कोई घटना नहीं है, तो हम 1377 की अगर बात करते हैं तो 1377 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है। हरिहर प्रथम की मृत्यु। ठीक है, तो इसके बाद कौन सिंहासन बना, सिंहासन पर कौन बैठता है, हरिहर द्वितीय, सॉरी हरिहर प्रथम की मृत्यु नहीं होती है यहाँ पर बुक्का प्रथम की मृत्यु होती है। ठीक है, बुक्का प्रथम की मृत्यु, और कौन गद्दी बैठता है, हरिहर द्वितीय। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इधर उधर नाम हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो हो ही जाता है वो। उसके लिए क्या किया जा सकता है कि हम लोग भी इंसान ही हैं, तो इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग देखेंगे तो ठीक रहेगा। जो चीज़ें गलत हो जाती हैं, मान लीजिए कि इधर उधर हो जाती है, तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर कर दीजिए, तो उसको आप लोग सही करके अपने नोट्स में लिखिएगा। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में की सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो नोट्स ही होती है। ठीक है, तो हरिहर द्वितीय जो है सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन पर, और हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, बैठता है, हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। तो हम लोग विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश किए हैं, तो विजयनगर साम्राज्य से देखिए कितने दिन तक चलते हैं क्लासेस, नोट ये आपका जीएस श्रृंखला, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है। उसको एनसीईआरटी का भाग 2 में हम लोग देखा जाएगा, जो अभी एनसीईआरटी चल रही है, तो भाग द्वितीय में विजयनगर साम्राज्य है, तो उसमें हम लोग विस्तृत करके उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था।
ठीक है। तो वो व्यक्ति था कुली कुतुब शाह। ठीक है, इसमें एक कहानी आती है। पहले तो हम आपको राजा कृष्णदेव राय के बारे में बता देते हैं कि राजा कृष्णदेव राय जो हैं आपके कृष्ण देव राय, ये आपके तुलुव वंश के हैं, विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तुलुव वंश और सुलुव वंश, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो हम एक बार एक बता देते हैं कि तुलुव वंश से ये संबंधित हैं और इन्होंने अमुक्त माल्यद की रचना किया है। मुक्त माल्यद ये एक काव्य ग्रंथ है और इनके शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज, और ये अष्टदिग्गज क्या थे? ये सारे के सारे कवि थे। ठीक है, किस भाषा के कवि थे? तेलुगु भाषा के कवि थे ये। ठीक है, तेलुगु भाषा के। ठीक है, तेलुगु भाषा के कवि थे, तो इसीलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना गया है। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय के। और इन्होंने देखेंगे कि तारामंडलों की भी स्थापना करवाई है। 4 जगह लगभग में है, एक दिल्ली में है, एक जयपुर में शायद है, एक बनारस में है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 4 तारामंडलों की स्थापना कराया था, प्लेनेटोरियम सिस्टम की जो बात करता है। तो इस तरह से और राजा कृष्णदेव राय ने आप देखेंगे कि अमुक्त माल्यद की रचना किया और ये आपके तुलु वंश है, आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने गोलकुंडा बीजापुर में पड़ता है, बीजापुर के पास कर्नाटक वाले क्षेत्र में शायद है ये। तो गोलकुंडा का इन्होंने युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, तो इसमें एक कहानी मिलती है कि जब कृष्णदेव राय जो हैं उड़ीसा को जीतने में लगे हुए थे, तो कुली कुतुब शाह जो है ये आपका कुतुब शाही वंश का संस्थापक था, हैदराबाद में शायद। ठीक है, तो हैदराबाद में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुली कुतुब शाह जो है उसने विजयनगर पर आक्रमण किया। जब विजयनगर पर आक्रमण किया तो उसने कुछ क्षेत्र जीते थे, तो उस क्षेत्र को वापस लेने के लिए कृष्णदेव राय ने फिर कुली कुतुब शाह से युद्ध लड़ा और फिर उसको अपने मिलाया। ठीक है, तो ये कहानी मिलती है। और कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, अमुक्त माल्यद की रचना किया, अष्टदिग्गज इनके प्रधान कवि थे। और इन्हीं के शासनकाल को आप देखेंगे कि तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना गया है। ठीक है, तेलुगु साहित्य का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है किस श्रेणी में आते हैं, वो पूछा जा रहा है। संज्ञेय तथा अजमानतीय, फिर संज्ञेय तथा अजमानतीय, संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय, असंज्ञेय तथा शमनीय। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो संरक्षण अधिनियम, इसका सबसे पहले आप बताइए कि जब यह अधिनियम लागू हुआ था तो उस समय इसका नाम क्या था। ठीक है, और इसका नाम ये बदला गया है और उसका जो प्रारंभ में नाम है और उसका जब नाम बदला गया वो सन कौन सा है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखिए किसको किसको पता है। ठीक है, फिर इसको हम बात करेंगे अगले क्लास में। तो यह अधिनियम जो है आपका 1955 का है और यह जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय है। ठीक है, ये आपका जो अपराध है संज्ञेय है और वो उसमें विचार भी किया जा सकता है, केस उस लड़ा जा सकता है एकदम आराम से। ठीक है, तो उस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों के स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये आपके पॉलिटी का सेक्शन प्रारंभ हो गया। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और समझते रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में शाही पद अधिनियम, ठीक है, शाही पद अधिनियम कब लाया गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये ब्रिटिश काल में से संबंधित है और इसमें क्या किया गया था कि जो शाही उपाधि अधिनियम है उसमें पूर्ण रूप से मान के चलिए कि भारत की जो महारानी है उसको महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था, भारत की सम्राज्ञी। इसी के लिए इसको शाही पद अधिनियम बोला जाता है और ये आया था आपका 1876 ईस्वी में। ठीक है, तो हम ये शाही पद अधिनियम 1876 ईस्वी में भारत का शासन जो है भारत के जो महारानी है उसको घोषित किया गया था, महारानी विक्टोरिया को।
उपाधि दिया गया था उनको। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1878 ईस्वी में आपका अधिनियम आया था। ये है आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम। ठीक है, फिर उसके बाद 1869 की अगर हम बात करें, 1869 में आपका भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया था, यानी कि तलाक अधिनियम। ठीक है, 1869 में भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। ठीक है, विच्छेद अधिनियम, यानी कि ये आपके डाइवोर्स से संबंधित था। वैसे 1861, ठीक है, 1861 की अगर हम बात करें तो 1861 का तो एक अधिनियम ही है आपका, भारत शासन अधिनियम। फिर इसके बाद देखिए इसमें आया था एक भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आप लोग लिख लीजिए। और वो तो 1861 का अधिनियम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ठीक है, तो ये आप लोगों के 4 अधिनियम हो गए और इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। ठीक है, तो डेट पूछा जा रहा है कि कब लागू हुआ। 20 सितंबर 2005, 13 सितंबर 2005, 20 अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2005। ठीक है, तो ये आया था आपका 2005 में। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि लागू कब हुआ। ठीक है, तो आया तो 2005 में, लागू हुआ 2006 में। ठीक है, कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू हुआ था भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर 13 सितंबर को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, 13 सितंबर को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और 2005 का ये वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट है, तो 2006 में ये पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको, और इसमें अगर इस अधिनियम के बारे में बात करें तो इसमें 3 प्रकार के अपराध दिए गए हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। ठीक है, तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से आप किसी भी मतलब किसी महिला को उसके घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, कि मान लीजिए कि उसको कोई अपशब्द बोला जा रहा है या उसके कोई धक्का दे रहा है, छू रहा है, फिर उसके बाद या मारा पीटा जा रहा है। और आर्थिक रूप से अगर महिला कुछ अर्निंग कर रही है, कुछ कमा रही है, तो उससे उसका जो धन है उसको छीन लिया जा रहा है। तो उस तरह के अपराध से संरक्षण देने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, तो यह जो है वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2005 का जो है ये बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। और वहाँ पर देखेंगे कि ये आईपीसी की धारा 400 लगभग में मान के चलिए कि 498 शायद है, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 498, उसके तहत यह अधिनियम लाया गया था। इसके बाद चेक करिएगा कौन सा धारा है, क्योंकि ये आपका जो महिलाओं से घरेलू हिंसा से संबंधित है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इसमें 3 प्रकार के अपराध हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग एकदम सावधानीपूर्वक हल करिए, क्योंकि इसमें सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बनती हैं। तो इसमें मोना लोआ, सियरा मादे, टम्बोरा, सुमात्रा, हेक्ला, हवाई द्वीप, पैरिक्यूटिन, आइसलैंड, ये आप लोगों के चारों के चारे जो हैं ज्वालामुखी पर्वत हैं और उनका लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो मोना लोआ जो है आपका ये सियरा माद्रे में नहीं, चलिए हम एक बार सारे के सारे बता देते हैं। ये मोना लोआ ये शायद आपका हवाई द्वीप में पड़ता है। ठीक है, मोना लोआ यूएसए के हवाई द्वीप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें हवाई द्वीप।
तो ये आप लोगों के ज्वालामुखी पर्वतों से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिए। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, उत्तरी अमेरिका को ज़्यादातर अमेरिका ही लिख दिया जाता है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में को जितने भी देश आते हैं उसको दक्षिणी अमेरिका के नाम से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सिएरा माद्रे में पाया जाता है, तो वो कौन सी ज्वालामुखी है? टकाना। टकाना ज्वालामुखी पर्वत जो है ये है आपका सिएरा माद्रे में। ठीक है, हम सारी चीज़ें आप लोगों को बताते चल रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिए। टकाना जो है सिएरा माद्रे, और ये पड़ता है ग्वाटेमाला। सिएरा माद्रे ग्वाटेमाला में पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद टैम्बोरा। टैम्बोरा आपका सुमात्रा में पड़ता है, ये आपका इंडोनेशिया वाले द्वीप में है। टैम्बोरा, सुमात्रा। ठीक है, आप लोगों का आंसर मिल गया, इंडोनेशिया में ये पड़ता है। इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन मिल गया। हेकला की अगर हम बात करें, हेकला जो ज्वालामुखी है, अगर हेकला की अगर हम बात कर रहे हैं तो हेकला जो पड़ता है आपका आइसलैंड में पड़ता है। ठीक है, आइसलैंड। और पैरिक्विटीन जो है, ये जो है महाद्वीप है, आप लोगों को दिख रहा है कैमरे में, पैरिक्विटीन, ये आपके मैक्सिको में पड़ता है। ठीक है, मैक्सिको आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, लगभग में ज़्यादातर इसका जो है उत्तरी अमेरिका ही महाद्वीप में पड़ता है। और मैक्सिको की खाड़ी है, वहाँ से गल्फ स्ट्रीम हवा निकलती है, जलधारा चलती है। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के ज्वालामुखी पर्वत हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। और ज्वालामुखी पर्वतों से प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम से दीजिए, चाहे आप यूपीएससी दीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस दीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत जो है आपके संरचना निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद साइंटिफिक साइंस की जो चीज़ें उसको दर्शाते हैं। यहाँ पर आप खोज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें जो ज्वालामुखी पर्वतों से देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोगों के ये पृथ्वी के महत्वपूर्ण अंग में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिए, उनके बारे में जानकारी रखिए, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है ज्वालामुखी। जैसे हमने बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में बताया पिछले भी लेक्चरों में, अभी भी बता रहे हैं, और भी जितने होंगे वो आप लोगों के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इनसे तो वो भी आप लोग बता दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर सुझाव दे दीजिए, तो आप लोगों को पीडीएफ भी इससे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए आ गया वो प्रश्न कि इसके पिछले वाले प्रश्न में बताना था कौन सा सही सुमेलित है, और इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये पठारों के नाम है और उसका लोकेशन पूछा जा रहा है। अबिसिनिया का पठार सोमालिया, कोराट का पठार थाईलैंड, फिर उसके बाद पिडमान का पठार ब्राज़ील, मोंटो ग्रासो का पठार अर्जेंटीना। ठीक है, तो पिडमान का पठार जो पाया जाता है ये आपका ब्राज़ील में नहीं है, ये आपका है यूएसए में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पिडमांट का पठार ये आप लोगों का सही है, ये आपका यूएसए में, हम इस तरह से लिख दे रहे हैं। और ब्राज़ील जो है आपका दक्षिणी अमेरिका का देश है। ठीक है, और ब्राज़ील में जो पठार पाया जाता है, आप देखेंगे कि मोंटे ग्रासो का जो पठार है वो आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, मोंटे ग्रासो का जो पठार है आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे दो ऑप्शन जो हैं आपके गलत हैं। ठीक है, तो मोंटे ग्रासो का पठार, तो यही होते हैं, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि जिसमें दो बातें हो जाती हैं कि मोंटे ग्रासो का पठार, मोंटे ग्रासो का पठार है आपका ब्राज़ील में, ये आपका दक्षिणी अमेरिका का देश है, ब्राज़ील में। और अर्जेंटीना में जो पाया जाता है पेंटागोनिया का पठार, अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार। ठीक है, ये आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए प्रश्न बना दिया गया था कि एक प्रश्न के दो हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न का भी अभ्यास आप लोग करते रहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में इस तरह से बहुत ज़्यादा
कन्फ्यूजन वाले प्रश्न मिल जाते हैं कि एक ही आप प्रश्न के दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो उसको बाद में लोग सही करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो उसमें एक ही प्रश्न ना आप एक ही ऑप्शन ना मारेंगे, तो उस तरह से चीज़ें हो जाती है। अर्जेंटीना गया और सोमालिया का पठार या अबिसिनिया का पठार सोमालिया तथा इथियोपिया में है, इथियोपिया में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप लोग ये सारे जो पठारों के नाम है वो नोट्स बनाते रहिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बताइए, वहाँ पर हम लोग आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि तंगानिका झील निम्न में से किस देश में अवस्थित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये झील बात जानिए और इसके बाद ये आप वर्ड। ठीक है, तो तंगानिका झील आपका अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप आप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। तो एक विविधता का देश है, यहाँ पर जनजातियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं, यहाँ पर मरुस्थल हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर वन भी बहुत सारे पाए जाते हैं, पर्वत झील पाए जाते हैं। फिर तो इस संसाधनों की और प्राकृतिक परिदृश्य को लेकर जो अफ्रीका महाद्वीप है बहुत ही ज़्यादा फैला है। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। और 3 झील आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, तो इसमें मोजाम्बिक जो है आपका तंगानिका झील से संबंधित नहीं है मोजाम्बिक में। तो 3 झील आप याद रख लीजिए। जो है आपका पहले नंबर पर आता है विक्टोरिया झील। ठीक है, इनसे सटे हुए देशों के बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहले यहाँ पर हम तीनों झीलों के नाम लिख देते हैं। विक्टोरिया झील हो गया, ये आपका पहला झील हो गया। दूसरे नंबर पर आती है तंगानिका झील, तंगानिका झील। तीसरे नंबर पर आती है मलावी झील। ठीक है, और मलावी झील को पूर्व में इसको क्या बोला जाता था, इसको न्यासा झील भी बोला जाता था, न्यासा झील। मलावी झील को न्यासा झील बोला जाता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। इसके बारे में हम देश के बारे में बताते हैं कि कौन से देश हैं इससे संबंधित हैं। विक्टोरिया झील से अगर हम बात करें तो युगांडा, तंजानिया और केन्या। ठीक है, विक्टोरिया झील से, चलिए हम इसको ब्लू से लिख दे रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर है तंजानिया, युगांडा, वकांडा नहीं है, ब्लैक पैंथर वाला, वो भी कहीं होगा अफ्रीका में। तंजानिया, युगांडा तथा केन्या। ठीक है, ये 3 देश हैं। युगांडा झील से, युगांडा झील कह रहे हैं, विक्टोरिया झील से। और जो तंगानिका झील है, देखिए इसमें 4 देश आते हैं, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, फिर उसके बाद एक देश आता है बुरुंडी। ठीक है, मलावी झील को न्यासा झील बोला जाता है। और इसमें देखिए तंजानिया लगभग में तीनों झीलों से आप देखिए कि सीमा साझा करता है। तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। ये 3 देश जो है आपके मलावी झील से संबंधित हैं। इन तीनों झीलों से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं और इन तीनों झीलें जो हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और इनसे नोट्स बनाइए और आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन सी झील से कौन से देश सीमा साझा करते हैं और किस देश में कौन सी झील अवस्थित है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोग लिखते रहेंगे ना तो आप लोगों का नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से बनता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है कि यह निगेटिव वर्ड है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक तरफ योजना दिया है, उनका वर्ष दिया है कि इस वर्ष में आया था। जननी सुरक्षा योजना 2003, वंदे मातरम योजना 2004, JNNURM 2005, ये 2005 की योजना है। ठीक है, 2005 की योजना है। मनरेगा है आपका 2006 का। ठीक है, मनरेगा मान चलिए कि सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, और जननी सुरक्षा योजना 2003 का, इससे आप देखेंगे कि गर्भवती महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जाता था। और वंदे मातरम जो है
योजना जो है ये भी आपके गर्भवती महिलाओं से ही संबंधित है। JNNURM का जो फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल रूरल अर्बन, मान चलिए कि नेशनल अर्बन रूरल मिशन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल और मिशन। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट के गारंटी, इस तरह से था कुछ योजना। मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से यह था। जो जनरल जो ये आपका आप देखेंगे कि सिटी बस इसके नाम से चलाई गई थी पूरे यूपी में। मनरेगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। उसमें खुदाई होती है, फिर उसके बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम किए जाते हैं वो मनरेगा के तहत जो आते हैं उसमें 100 दिन का 100 दिन का रोज़गार देने की बात की जा रही थी। उसमें वेतन भी दिया जाता था उन लोगों को। तो उस तरह से मनरेगा स्कीम को लेकर आया गया था। और मनरेगा स्कीम में बहुत सारी योजनाओं को मर्ज किया गया है वर्तमान समय में। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा और इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कि कौन सी योजना किस सन में आई है, ठीक है। तो ऊपर के 2 योजना जननी सुरक्षा वंदे मातरम ये गर्भवती महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए है, प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका कार्य यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करना है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कौन सा ऐसा साधन है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो वह है आपका सितार, ठीक है। सितार यानी कि वाद्य यंत्र है एक। यहीं से आप देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करना है। अगर हम कोयले का जलना अगर बात करें, कोयले का जलना, ये आपका रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। इस तरह से आप लोग डाउन लिख लीजिए। इंजन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर का क्या कार्य है, ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और जो परिवर्तन की चीज़ें ऊर्जाओं का, यांत्रिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, इन सभी चीज़ों से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि इससे प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। और आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी ऊर्जा किसके द्वारा किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, ठीक है। तो प्रथम महिलाओं से प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं क्योंकि उनसे प्रश्न बनते हैं। तो प्रथम महिला जो है भारत रत्न पाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो है प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री भी हैं और प्रथम भारतीय महिला जो है भारत रत्न पाने वाली हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम नीरजा भानोट की अगर बात करें, नीरजा भानोट, इन पर तो एक मूवी भी बन चुकी है, सोनम कपूर उसमें लीड एक्टर में है, अनिल कपूर की बेटी, ठीक है। तो नीरजा भानोट जो है ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। भारतीयों के बारे में बात किया जा रहा है तो भारतीय ही होंगे, तो हम भारतीय नहीं लिख रहे हैं, तो प्रथम महिला लिख दिए। फिर अगर आरती साहा की अगर हम बात करें, आरती साहा, इन्होंने ये इंग्लिश चैनल पार करने वाले हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, पार करने वाली प्रथम महिला, ठीक है।
तो इसके बाद बछेंद्री पाल की अगर हम बात करें, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली या पहुंचने वाली, एवरेस्ट शिखर पर लिख देते हैं हम, एवरेस्ट शिखर। एवरेस्ट पर्वत है आपका तिब्बत हिमालय में 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। शिखर पर पहुंचने वाली, प्रथम महिला है, प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और इंदिरा गांधी प्रथम भारत रत्न पाने वाली और भारत की प्रथम प्रधानमंत्री हैं और आखिरी भी हैं। इनके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। आप लोग इन जी श्रृंखलाओं से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जी श्रृंखला को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। अभी आप देखेंगे कि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पेट 28-29 अक्टूबर को है। फिर उसके बाद आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होगा 4 फरवरी को। और उसके पहले आप देखेंगे कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सभी एग्ज़ाम से आप देखेंगे कि इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आप लोगों को पसंद आता होगा और जी श्रृंखला का आप लोग आनंद लेते रहिए। और आशा करते हैं कि आप लोग सोचते होंगे अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले श्रृंखला में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।